please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार, चांद 24+ न्यूज के इस शो में मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा ये खास कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। समस्याएं सुनने में बड़ी छोटी होती है, लेकिन हमारी अनभिज्ञता, हमारी लापरवाही या फिर हमारा ओवर कॉन्फिडेंस उन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बड़ा बना देता है। सर्दी जुकाम की बात कर लीजिए, उन छोटी बीमारियों के बारे में बात कर लीजिए जो आगे जाके एक विकराल रूप ले लेती है और आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देती है। इसीलिए हर बार हर सप्ताह हम एक नए विशेषज्ञ के साथ आते हैं और जो वो लेकर आते हैं नया विषय, ऐसा विषय जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर आए हैं। जुड़ने में आपको लग भी रहा होगा मैं बड़े शांत होकर बोल रही हूँ। आपने आयुर्वेद के बारे में सुना होगा, आपने योगा के बारे में सुना होगा, आपने जिम्नास्ट एक्सरसाइजेस के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं जो मैं अनुभव करती हूँ, इन सब में एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसी पद्धति जिसे आप योगा कहते हैं, एक शांत सरल ट्रीटमेंट कहा जा सकता है। और अगर इसे इलाज का नाम दूं तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं इसे डिफाइन कर पा रही हूँ। योगा थेरेपी एक अमेजिंग थेरेपी है जो बड़ी बड़ी स्वास्थ्य जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। उसमें वक्त भी लगता है और बेहतर ट्रीटमेंट भी होता है, आपकी समझदारी भी उसमें इस्तेमाल होती है और योग थेरेपी करने वाले विशेषज्ञ भी उसमें पूरा योगदान देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि योग थेरेपी 100% रिजल्ट देती है तो इसमें कोई भी शक नहीं है। योग थेरेपी क्या है, क्या क्या उसमें सुझाव है, क्या क्या उसमें उपाय हैं, क्या क्या उसमें सलाह है, वो विशेषज्ञ जो योग थेरेपी को आपके लिए लेकर आते हैं क्या क्या दावा करते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल के साथ। तो उस सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच है एक बेहद प्यारी विशेषज्ञ डॉक्टर वीणा मुंद्रा। मैम आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच शिल्पा जी। आज पता मेरी वॉइस क्वालिटी भी बड़ी मीठी मीठी सी हो गई है। एज ए एंकर मैं हमेशा बुलंद होकर बात करती हूँ, लेकिन योगा थेरेपी का नाम आते ही मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी इंटरनली बहुत शांत हो गई हूँ। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैं प्यारे दर्शकों को बता ही रही थी, इतनी सारी थेरेपीज है, इतने सारे ट्रीटमेंट्स के तरीके हैं, लेकिन योग थेरेपी एक अलग ही जगह रखती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी योग थेरेपी है क्या? जी शिल्पा जी, बहुत सारी भ्रांतियाँ योग थेरेपी को लेकर हो जाती है। तो योग थेरेपी, योग जो हम सामान्य योग करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। योग जैसे सामान्य योग होता है, कक्षाओं में सबके साथ में करवाया जाता है, एक जैसा होता है। योग थेरेपी मतलब विशेष तरीके से करवाने वाला, जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है किसी विशेष बीमारी के लिए, किसी विशेष समस्या के लिए, वैसे ही योग थेरेपी भी किसी विशेष समस्या, विशेष रोग या किसी विशेष उम्र के लोगों के लिए एक उनकी उम्र, उनके समस्या क्या है उससे रिलेटेड वो सभी चीजें देख के, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब देख के उनके लिए एक कस्टमाइज थेरेपी बनाई जाती है, जिसमें योग से रिलेटेड सभी चीजें, आसन भी आते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रियाएं और आहार, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो योग थेरेपी जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है आज के समय में। ये किसी मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि जो भी आपका आयुर्वेद या फिर अल्टरनेटिव थेरेपी जो भी व्यक्ति ले रहा है, उस मेडिसिन के साथ में योग एक आपको सहायक भूमिका निभाता है। जी अच्छा, अगर मैं यहाँ पूछूं कि एक तो हो गया हमारी हेल्थ पर ध्यान देना, योग कहीं ना कहीं उस चीज पर ट्रीटमेंट करता है, हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि शरीर के साथ साथ मन पर भी प्रभाव डालता है, तो वो क्या है? जैसे आपने बोला हेल्थ, तो हेल्थ अपने आप में ही शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य आ जाता है। हेल्थ केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है। तो योग ने बहुत समग्र रूप में पहले स्वास्थ्य को ले लिया था, यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, इवन नैतिक स्वास्थ्य, ये सभी कुछ एक होकर आप एक हेल्थ
का जो डेफिनेशन है वो क्रिएट करते हैं योग में। अब मेरा एक सवाल है, हम अभी आज की जो लैप्रोस्कोपी की बात कर लो, एंडोस्कोपी की बात कर लो, या एमआरआई की बात कर लो, सिटी स्कैन की बात कर लो, इतने सारे बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स के प्रोसीजर्स हैं जो चले आ रहे हैं। वो हो गई एक आधुनिकता जी, और एक हो गया योगा थेरेपी। तो कहाँ ऐसा है सच में कि योगा थेरेपी इस आधुनिक प्रोसीजर को योगदान में लेती है, उनको कंट्रोल करती है, उनके साथ सहयोग करती है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा जी, आज के समय में बल्कि इसकी महत्ता और बढ़ गई है, क्योंकि स्वयं डॉक्टर्स इस चीज को मान रहे हैं, जान रहे हैं कि योग के साथ साथ जब वो मेडिसिन व्यक्ति ले रहा है, रोगी मेडिसिन के साथ साथ योग कर रहा है, तो उसकी जो ठीक होने की हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि योग आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है, तो वो जल्दी बढ़ जाता है, उसका वो ठीक होने की प्रक्रिया उसकी ठीक हो जाती है, जल्दी ठीक होता है उससे। तो मॉडर्न योग साइंस वो पूरा साइंटिफिक वे में एक व्यक्ति को समझाता है कि किस प्रकार योग आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर, प्रणाली पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव डाल रहा है। जैसे आपने कहा कि आज के समय में कैसे इसका हम पता कर सकते हैं, तो आज तो इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो सारे आपके सामने रहते हैं आंकड़े। अच्छा मैम, एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैं जितने सालों से मैडिटॉक कर रही हूँ एज एंकर, तो जो एक चीज मैंने नोटिस की है, डॉक्टर्स जो भी आते हैं वो जितना एक्सरसाइज को जिम के लिए मैसेज करते हैं, दर्शकों को बताते हैं, उतना योगा पे भी एक प्रेशर देते हैं कि नहीं आप लोग, क्योंकि एक कॉमन सी बात है, जिम एक युवा वर्ग कर सकता है, लेकिन अगर बुजुर्गों की बात की जाए, एक वृद्ध व्यक्ति की बात की जाए, तो योगा तो रामबाण है और बच्चों के लिए भी वो बहुत अच्छा है। तो जब डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो, होम्योपैथी के डॉक्टर हो, या फिर हमारे एलोपैथी के डॉक्टर हो, लेकिन वो हर एक डॉक्टर अपने मैसेज में ये जरूर कहते हैं आप योग व्यायाम जरूर कीजिए। अगर योग इतना इम्प्रेसिव और इतना इफेक्टिव है, तो आप एक योग थेरेपी की बात कर रहे हो, तो वाकई में यहाँ पे बहुत बड़ा एक साधुवाद बनता है आपके लिए कि योग थेरेपी पे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल शिल्पा जी, कि बहुत सारी भ्रामक स्थितियां हमारे समाज में, हमारे देश में आ जाती है कि योग को केवल आसन तक सीमित रख दिया है, या फिर केवल मेडिटेशन से रिलेटेड कर दिया है, वो एक पूरी इसको जीवन शैली के रूप में नहीं ले रहे। तो योग आपके जीवन शैली को प्रॉपर करता है। तो जितने भी आप रोग की बात करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, ये आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आपने प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे, उसकी वजह से ये रोग आ रहे हैं। तो योग आपकी लाइफस्टाइल को प्रॉपर करता है, तो जीवन जीने की शैली है ये। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि हर एक रोग के लिए एक अलग योगा थेरेपी। बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहूंगी कैसे रोग हैं जिनके लिए अलग अलग योगा थेरेपी बनाई गई है? जैसे मैं कह सकती हूँ सर, कपालभाति, इतना नाम सुना होगा आपने, एंड सभी लोग कपालभाति करते चले जाते हैं बिना ये जाने समझे कि उनके शरीर के लिए ठीक है कि नहीं है। तो वो हार्ट पेशेंट है या जिसका बीपी हाई है, उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे कपालभाति, और ये बात हमें पता ही नहीं है। जी, तो ऐसी बहुत सारे भ्रम है जी, जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो योग जब भी आप हमारी क्लास में या कक्षाओं में या कहीं पे भी, हम हॉस्पिटल्स में भी अब होता है, तो उस व्यक्ति की पूरा मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, फॉर्म फिल कराया जाता है उसकी एज के अकॉर्डिंग। यदि कोई व्यक्ति 50 साल का है, उसको किस तरीके से करवाना है, 70 साल का है, उसको किस तरीके से कराना है, बच्चे हैं तो उनको किस तरीके से कराना है, उन सबका अलग अलग प्रोसीजर रहता है। जी जी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं अमूमन हर डॉक्टर से पूछती हूँ, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर के जो पेशेंट्स है, उनके लिए हर एक चिकित्सा की पद्धति में कुछ ना कुछ परहेज होता है, कुछ नियम होते हैं। तो क्या योग थेरेपी में भी ऐसे है? बिल्कुल है। क्योंकि आप यदि बीमारी ये देखें कि बीपी हाई है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बहुत शारीरिक तो है, आपको दिख रहा है, आपके रिजल्ट्स में आ रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कारण तनाव भी है, जो आज के जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो वो तनाव, यानी वो जो कार्टिसोल हार्मोन है जो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से तनाव हमारे, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं, तो वो बढ़ जाता है। तो योग करने से वो कार्टिसोल हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, इसकी वजह से आपका तनाव कम होता है और बीपी कंट्रोल हो जाता है, हार्ट डिजीज में भी उसको बेनिफिट मिलता है। तो मैम, ये शुगर और बीपी के जो पेशेंट्स हैं, उनको लिए जो भी योगा थेरेपी आप बताती हैं, उसमें आप एक आध नाम बता सकते हैं, क्या आसन कराए जाते हैं इसमें? जैसे बीमारी का नाम यदि आप डायबिटीज बोलेंगे, तो डायबिटीज में कुछ आसन है, जैसे मंडूक आसन है, जो पैनक्रियाज पे इम्पैक्ट डालते हैं। ट्विस्टिंग के कुछ अभ्यास है, मत्स्येंद्र आसन है। तो इस तरीके के कुछ आसन है जो उसके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे जी, तो वो आसन हम करवाएंगे। उसकी डाइट को प्रॉपर करना, क्योंकि आहार भी, यौगिक आहार भी
योग का ही एक बिल्कुल पार्ट योगदान है। भी है। हाँ बिल्कुल, खाने का आहार का बैलेंस योगदान तो आहार बड़ा बहुत बड़ी एक जी, चीज है। जी जी तो उसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं कि किस प्रकार का आहार उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उसका तनाव कम हो, उसकी नींद प्रॉपर हो, किस प्रकार के प्राणायाम उनको करवाया जाए, किस प्रकार के मेडिटेशन उनको करवाया जाए, कौन सी क्रियाएं उनको यौगिक क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं करवाई जाए, उसके माध्यम से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कमर दर्द हो गया है, साइटिका की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को शिकायत बिल्कुल। है, क्या उसके लिए इसमें योग? बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारे यहाँ 70% रिजल्ट हमको मिले स्पाइनल डिसऑर्डर के अंदर, जिसमें बैक एक, क्योंकि एक कॉमन समस्या है और वो भी हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है जी। लंबे समय तक बैठे रहना, तो उसकी वजह से स्टिफनेस आ जाती है और अमूमन हर 8 या 9 घंटे काम करने वाले व्यक्ति के साथ ये तकलीफ बिल्कुल। सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, या फिर बैक पेन है, या आपका साइटिका का प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो हम लोग इसके लिए बहुत सारे अभ्यास ऐसे देते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कब करें, तो छोटे छोटे 10 से 15 मिनट यदि आप रोज दे दें। यहाँ योग में ये नहीं है कि आप 1 घंटा ही करें, आप 10 से 20 मिनट यदि आप देते हैं रोज, तब भी आप स्वस्थ रह सकते हैं जी। क्योंकि योग केवल शरीर पे कार्य नहीं करता, आपके मन पे भी कार्य करता है, और जब आपका मन शांत होता है तो शरीर स्वतः ही एक हीलिंग प्रोसेस में, जैसे ही मन शांत होगा हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है व्यक्ति का। अच्छा, मानसिक तनाव में भी कहीं ना कहीं योग थेरेपी का योगदान होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा, लेकिन इसके मानसिक तनाव के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमूमन ऐसा होता है नींद ना आने की प्रॉब्लम सबको रहती है स्ट्रेस की वजह से, क्या उसके लिए भी योगा में कुछ है? बिल्कुल। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव किस प्रकार डालता है योग की, जैसे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, प्राणायाम, तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका एक्टिवेट होता है तो कार्टिसोल हार्मोन आपका कम हो जाता है, उसका स्तर कम हो जाता है, और बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन इंक्रीज होता है। सेरोटोनिन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन जी। तो जो योग करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा गुड फील करते हैं। किसी भी अभ्यास की यदि हम बात करें तो वहां पे हमेशा एक जैसे कंपटीशन का भाव रहता है, लेकिन योग के बाद आप हमेशा शांत और आनंद का अनुभव करते हैं। तो उसका कारण है कि सेरोटोनिन हार्मोन का इंक्रीज होना। तो जब ये बढ़ जाता है तो तनाव का स्तर कम हो जाता है। तनाव का स्तर, यदि मानसिक तनाव कम होता है तो सभी बीमारियों पे जो मानसिक, जिनको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उन पे प्रभाव आएगा। दूसरा, मेलाटोनिन हार्मोन जो प्राकृतिक हार्मोन है जिसकी वजह से नींद प्रॉपर होती है, तो योग करने से उस व्यक्ति का मेलाटोनिन हार्मोन प्रॉपर रहता है, सिक्रेशन उसका प्रॉपर रहता है, तो उस व्यक्ति को साउंड स्लीप आती है, नींद प्रॉपर होती है। तो जिस प्रकार हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, हम आहार पे ध्यान देते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है नींद का होना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए योग निद्रा एक प्रैक्टिस है योग में, तो वो योग निद्रा का जो आप अभ्यास करते हो तो उसमें आपके 2 घंटे 20 मिनट की योग निद्रा में आप 2 घंटे की नींद का आनंद अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा एक सवाल यहाँ पे एक और है आपसे, बहुत तरह की सर्जरीज होती हैं जी, क्या उसके बाद भी योगा का कुछ इनपुट होता है रिकवर करने में? बिल्कुल। ना केवल सर्जरी में किस प्रकार की सर्जरी हुई है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। 4-6 महीने हम लोग किसी प्रकार के अभ्यास, शारीरिक अभ्यास नहीं करवाते, बहुत लाइट मूवमेंट उनका होता है, और चेयर पे बैठ के भी हम योग करवाते हैं। तो उनको नीचे बैठना जरूरी नहीं है, उसके लिए चेयर योगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी करवाया जाता है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो एल्डरली हैं, उन लोगों को भी चेयर पे बैठ के हम योग करवाते हैं। तो योग अमूमन सभी उम्र के लोगों के लिए, छोटे से लेके बड़े उम्र तक के लोगों के लिए। तो सर्जरी के बाद भी किस प्रकार की सर्जरी है ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। क्या डॉक्टर्स कभी सजेस्ट करते हैं कि अब आपका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेटेड हो गए, नाउ जस्ट यू हैव टू गो फॉर योग थेरेपी, तो आप ये करवाइएगा, या फिर आपके पास खुद ही पेशेंट आते हैं कि भाई हमने ये ऑपरेशन कराया, सर्जरी कराई, अब हम आपसे चाहते हैं? नहीं, अभी आज के समय में डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं और हम लोग भी उन्हें बताते हैं कि किस समय के बाद में आपको योग स्टार्ट करना है। योग के अंदर जैसे आसन और कौन से प्राणायाम आपको कब स्टार्ट करना है। बाकी तो योग जीवन शैली है, तो आपको आहार बैलेंस करना है, वॉक करना है, ये आहार विहार विचार ये भी तो आपके योग में ही आते हैं। जी बिल्कुल। योग थेरेपी के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम ये करवा रहे हैं तो? सबसे बड़ी बात कि योग थेरेपी केवल आसन करना नहीं है,
तो एकदम आप अपने शरीर के अनुरूप, शारीरिक क्षमता के अनुरूप, अपनी उम्र के अनुरूप और अपनी बीमारी के अनुरूप आपको योग करना चाहिए जी। किसी की देखा देखी नहीं होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि एक ही क्लास में यदि बैठे हैं, व्यक्ति दूसरे को देख के प्रभावित होता है और स्वयं भी एक ही दिन में उस अभ्यास को करना शुरू कर देता है। लेकिन मैम योगा क्लासेस में अमूमन यही होता है कि जितने भी क्लाइंट्स आए होते हैं सबके सब एक साथ एक ही आसन कर रहे होते हैं, क्या वो उनके लिए सही होता है? नहीं, वही आपको बताया कि जो योग थेरेपी के लिए स्पेशली कि सामान्य योग और योग थेरेपी में क्या अंतर है, तो उन लोगों को अलग करवाया जाएगा। ये कभी भी नहीं होगा कि एक ही तरीके की बीमारी वालों का यदि हो रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज अलग अलग होगा सबका। किसी को भस्त्रिका नहीं करवानी है, किसी को कपालभाति नहीं करवानी है, किसी को कुछ और अभ्यास नहीं करवाना है, तो वो बताया जाता है क्लास में कि किसको क्या नहीं करना है। योग थेरेपी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? सबसे बड़ी बात यही कि किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचारों से बचना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा ये किसी भी मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं तो हमें इस दवाई की क्या आवश्यकता है। जी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपकी कोई मेडिसिन आप एकदम से बंद कर दें क्योंकि आप योगाभ्यास कर रहे हैं और योग से आप ठीक हो जाएंगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है आपकी। किसी भी प्रकार की आप जो थेरेपी ले रहे हैं, चाहे वो अल्टरनेटिव थेरेपी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, उसके साथ में आप योग कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये जो भ्रामक प्रचार है कि आप ये सब बंद कर दीजिए, सिर्फ योग करिए, तो ये नहीं करना। दूसरा, अपनी उम्र के हिसाब से अपने स्वास्थ्य के अनुरूप जितनी आपकी क्षमता है धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना होता है, एक ही दिन में नहीं करना होता है। आप विशेषज्ञ बन चुकी हैं तो इसका प्रशिक्षण या फिर इसकी डिग्री क्या वो सब लेना जरूरी है? एक बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं जी, तो उस क्षेत्र की आपको प्रॉपर जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि योग केवल आपकी टीचिंग ही नहीं है। आप एज ए टीचर ही नहीं, एज ए डॉक्टर भी आप काम कर रहे हो। तो और ज्यादा आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप जब सिखाने जा रहे हैं, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है जी। तो आपने यदि कुछ भी गलत, आपका एक गलत कदम, आपकी एक गलत जानकारी किसी व्यक्ति के लिए नुकसान जान पे आ सकती है जी। वृद्ध लोगों की बात करें, गर्भवती महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चों में भी एक अलग अलग एज स्तर होता है। क्या सभी के लिए योग की अलग अलग क्रियाएं होती हैं? बिल्कुल, जैसे आपने महिलाओं के विषय में बोला, महिलाओं की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा। पीसीओडी की प्रॉब्लम आप सुनते हो, पीसीओएस की प्रॉब्लम सुनते हो, मेनोपॉज, बिल्कुल जी। तो हर व्यक्ति की अलग समस्याएं हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि योग थेरेपी एक विशेष रूप से उस समस्या को लेकर ही उनका बनाया जाता है। तो बिल्कुल उसके अनुरूप उनके आसन होंगे, उनके अनुरूप उनके प्राणायाम होंगे, क्योंकि मेनोपॉज में जो हॉट फ्लैशेस आते हैं उससे किस प्रकार से उस महिला को हम आराम दे सकते हैं, वो उनको प्राणायाम करवाना, उस प्रकार के उनको आसन करवाना, मेडिटेशन करवाना, जिससे कि उनकी नींद प्रॉपर हो और उनके मूड स्विंग्स में फर्क आए, वो सब चीजें हम देखते हैं। योगा शैली, योगा थेरेपी, इसका हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव महत्व है? जैसे कि शुरू में ही कहा कि आहार विहार विचार, तो जिस आहार कैसे, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, जैसा खावे अन्न वैसा हो मन, कहते हैं इसको। तो जैसा मन है, मन में उसी प्रकार के विचार होंगे, उसी विचारों के अनुरूप आपका व्यवहार होगा और उसी व्यवहार के अनुरूप आपका व्यक्तित्व होगा। जी जी। तो जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसा आपका जीवन होगा। तो आप बताइए, जुड़ा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। आपका नजरिया उतना ही पॉजिटिव होगा जितना आप खुद इंटरनली पॉजिटिव होंगे। तो हमारा रसोई से शुरू होता है वो कि किस प्रकार का आहार आप ग्रहण कर रहे हो। इवन क्लास में कई बार हम बताते हैं कि केवल ग्रहण करने वाला ही नहीं, जो बनाने वाला है उसकी एनर्जी भी उतना ही इफेक्टिव होती है। यहीं पे मेरा एक और सवाल है, जब स्कूल्स में हुआ करते थे, सवाल आता था संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। और मुझे आज भी याद है, इन 4th 5th क्लासेस हमारा एक ही फिक्स था, जिस भोजन में सभी तरह के आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो वही आपका संतुलित आहार है। लेकिन आज ये डेफिनेशन बदल चुकी है। पिज्जा बर्गर से हम ऊपर नहीं आते। यूथ तो मैगी का दीवाना है, हालांकि प्रोडक्ट्स का नाम लेना भी विवादास्पद है, लेकिन हाँ ये सच है, जंक फूड के बिना हमारा जीवन नहीं, कोल्ड ड्रिंक के बिना हम रहते नहीं। और कहीं ना कहीं स्मोकिंग और सिगरेट, शराब, कुछ ऐसे भी व्यसन है जो हम लोगों में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा हम इंस्पायर हो जाते हैं। ये चीजें कितना खराब है, और संतुलित आहार की परिभाषा आपके लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या है? संतुलित आहार और आहार कितना महत्वपूर्ण है वो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि
जिस प्रकार का आप आहार ले रहे हो, आपकी गट हेल्थ उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। और गट हेल्थ को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। राइट राइट राइट। 90% सेरोटोनिन जिसकी बात कर रही हूँ वो प्रोड्यूस होता है आपकी गट हेल्थ से। तो इसीलिए पहले कहा जाता था कि किसी भी व्यक्ति के दिल तक पहुंचना है तो वो पेट तक पहुंचिए पहले। रास्ता क्या है उसका? पेट। पेट तो पेट से क्या मतलब? और आपको कभी एंजाइटी या कभी किसी प्रकार का डिप्रेशन फील होता है तो सबसे ज्यादा आपका पेट गड़बड़ होता है, आप बार बार वॉशरुम जा रहे हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है। राइट। तो आहार इंपॉर्टेंट हो गया जी। अब आहार, संतुलित आहार, जैसे कि मेडिकल साइंस के हिसाब से सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, आयुर्वेद के हिसाब से सभी 7 रसों का होना आवश्यक है। लेकिन अभी गीता के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जी। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं योग में और गीता में। तो उन आहार के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं जी। घर पर अगर योग करते हैं तो उस वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कोई गलती ना हो जाए? हमेशा जब भी आप सीखें तब एक प्रशिक्षक के निर्देशन में सीखें, उसके बाद आप अपने आप, क्योंकि वैसे भी योग करवाया नहीं जाता, स्वतः आपकी एक स्वाभाविक क्रिया है। तो एक बार उसको प्रॉपर ट्रेनिंग में अच्छे प्रशिक्षक के उसमें आप सीख लें, उसके बाद आप स्वयं उसको करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। कई लोग होते हैं कि टीवी में देख के या सुनकर या यूट्यूब पे देखकर वो आसन करने लग जाते हैं जो कि उनके उम्र के अनुरूप नहीं है, उनके शरीर के अनुरूप नहीं है, तो वो लोग उससे बचें। योग करते वक्त हमें कितना समय देना पड़ेगा योग के लिए? शुरू में कहा था कि बहुत ज्यादा योग की वो नहीं है महत्वाकांक्षा की इतना समय दीजिए, लेकिन आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब के लिए आप 10 से 20 मिनट यदि रोज निकालते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी तो योग अब जीवन शैली है, तो सुबह उठने से लेकर रात तक आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, किस प्रकार खा रहे हैं, किस प्रकार चल रहे हैं, क्योंकि पोस्चर मेन आपका किस प्रकार है उस पर फोकस करना, सजगता, अवेयरनेस, होल्डिंग, यही योग है। योग को इम्प्लीमेंट करना अपने कितना व्यवहारिक है अपने रूटीन लाइफ में योग को? एक व्यक्ति जब इस स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि योग जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है, तो वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में, शैली में आ जाता है। सुबह उठ के प्राणायाम करना या मेडिटेशन करना या योग करना उसकी जीवन शैली में आ जाता है। आहार करते वक्त उसे ध्यान रहता है कि मुझे सजगता रखनी, माइंडफुलनेस, क्योंकि आहार करते वक्त भी आपका यदि ध्यान ही नहीं है कि आप क्या ले रहे हैं, शरीर के भीतर जा क्या रहा है, आपको सब्जियों के अंतर नहीं पता, एक ही तरीके का स्वाद आपको आ रहा है, क्योंकि आप फोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, न्यूज़पेपर चल रहा है या बात चल रही है। तो भोजन भी जब आप कर रहे हैं तो वो भी एक, गीता में कहा गया है कि ये भी यज्ञ है। तो आप जब आहार लेते हैं तो एक एक ग्रास को चबा के लेना, तो हमारा डाइजेशन क्योंकि मुंह से शुरू होता है तो वहां से शुरू होता है, तो ये प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें योग के भीतर आती है। तो योग केवल आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ये नहीं है, ध्यान नहीं है, यम और नियम, सोशल एथिक्स और इंडिविजुअल एथिक्स भी आ जाते हैं कि आपको समाज में कैसे जीना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, ये सब कुछ उसमें आता है। 21वीं सदी चल रही है, आधुनिकता में जी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है योग थेरेपी या योग का क्या भविष्य आप देखती हैं, या इसका क्या योगदान आपको लगता है आने वाले समय में आपको लगता है बहुत ज्यादा होगा? मैं जितना समय, मुझे 16 इयर्स हो गए हैं। अच्छा। और आज मैं आपके समक्ष हूँ तो मैं योग की वजह से ही हूँ, योग से ठीक होने की वजह से हूँ। तो इस वजह से मुझे थेरेपी में बहुत ज़्यादा विश्वास है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने अपने जीवन में 16 साल में देखे हैं कि योग ने उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लेकर आए हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से इस तरीके की स्थितियाँ बन रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तो ये जितनी भी स्थितियां, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, अभी रिसेंटली भी आपने देखा 9 साल की बच्ची, उसने जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो आप सोच सकते हैं उसका मेंटल हेल्थ कैसा होगा। तो इसलिए स्कूल से योग का अब शुरू हो गया है कि योग का अभ्यास स्कूल से शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में सभी लोग, और हम लोग कॉर्पोरेट योग में भी देखते हैं, कॉर्पोरेट योगा भी करवाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी आप मानने लगे हैं, तो इसका तो आने वाले समय में और बढ़ने ही वाला है। अभी आपने एक बात कही कि मैं भी योग की वजह से ठीक हुई हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँ आप ठीक हुई, मतलब आपके साथ क्या हेल्थ इशू था? जी शिल्पा जी,
मेरी जर्नी जो है वो इस प्रकार रही कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिजनेस क्लास फैमिली में रही, शादी मेरी बिजनेस क्लास फैमिली में हुई, मैं खुद बिजनेस में थी, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली गठिया की समस्या हो गई। अच्छा। और वो इतनी मतलब कह सकते हो कि कठिन समस्या थी कि मुझे नीचे बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ थी और डॉक्टर्स ने मुझे नीचे बैठने को मना कर दिया था। तो आयुर्वेदाचार्य मेरे दादाजी भी रहे, उनसे मैंने आयुर्वेद में पूछा, एलोपैथी में भी हमारे यहाँ बहुत सारे चिकित्सक हैं, उनसे भी पूछा। तो उन्होंने कहा मेडिसिन लेते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे, दर्द नाशक आपको मिल जाएगा, अदरवाइज तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे एक भैया हैं जो डॉक्टर भी हैं और नेचुरोपैथ भी हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया योग के विषय में और मैंने तभी से योग की प्रैक्टिस शुरू की और विद इन 1 ईयर मैंने उस ऐसी समस्या से निजात पाई। तो मैं जानती हूँ कि दर्द क्या होता है जी। और उस दर्द को जिया है मैंने जी। और जब उस दर्द से मुझे मुक्ति मिली तो मुझे पता था कि ये मिरेकल है जी। और ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस दर्द से जूझ रहे होंगे। तो उस समय ये ठाना था कि मुझे इस फील्ड में आना है जी। योग के क्षेत्र में आने का मुख्य कारण ही यही था कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं और लोग कह नहीं पाते हैं, उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। तो कौन सा एक ऐसे प्राकृतिक रूप से आप कैसे स्वस्थ हो सकते हो, उस विषय पे मेरे को कार्य करना था। इसलिए इसमें मास्टर्स किया, पीएचडी किया और फिर इस क्षेत्र में कह रहे हर सिक्के के 2 पहलू, एक अच्छा एक बुरा जी। अभी तक तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या ऐसी कोई भ्रामक भ्रांतियां हैं जो आपको लगती है योग थेरेपी के बारे में फैलाई गई हैं या लोगों के मन में कुछ गलत भ्रांतियां हैं चीजों को लेकर? ये क्षेत्र तो अभी ऐसा हो ही गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस क्षेत्र में मोस्टली लोग या तो वो आते हैं कि हमें वेट रिड्यूस करना है इसलिए योग करना है जी। या फिर कोई रोग के लिए ही उनको निदान चाहिए होता है उसके लिए। तो योग केवल इतना ही नहीं है, ये एक विशाल समुद्र जैसा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। ऐसी जैसे जिसको हम कहते हैं कि सुप्त अवस्था में ऐसी ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर पड़ी हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है, आप अपनी पूरी ऊर्जाओं का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक योग करने वाला व्यक्ति अपनी उन ऊर्जाओं को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर पाता है, उसका विजन क्लियर होता है जीवन के प्रति, उसका विजन गोल क्या है, मुझे क्यों ये जीवन मिला है, मुझे क्या प्राप्त करना है, इसके बारे में क्लियरिटी आती है जी। अच्छा, आप खुद योगा विशेषज्ञ हैं, आप किस टाइम पे योगा करना पसंद करती हैं? सुबह के समय। सुबह कितनी बजे करती हैं? 6 से 7 वाला जो मेरा प्रैक्टिस सेशन रहता है उसमें मैं स्वयं भी उनके साथ में योग करना पसंद करती हूँ। तो क्या आपको लगता है योगा करने का समय डिसाइडेड होना चाहिए कि सुबह के समय ही ज्यादा इफेक्टिव है ऐसा कुछ? सुबह का समय इसलिए क्योंकि उस समय और किसी भी प्रकार की आपके पास में एक तो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं परेशानियां नहीं होती, सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड रहता है। तो उस समय आप जब योग कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा एक अलग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आज का समय, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सुबह उनके पास समय नहीं होता, तो समय ऐसा चुने जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो जी। वो टाइम ऐसा चुने और रेगुलरिटी जिस टाइम पे रहे। जैसे आप सुबह कर रहे हैं तो वो रोज आप सुबह कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्यकार्य सेवितो दृढ़ भूमि, ये अभ्यास के विषय में पतंजलि ने कहा है कि प्रैक्टिस है क्या, दीर्घ काल तक होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें लंबे समय तक होगा। योग ऐसा नहीं कि 1 महीना किया छोड़ दिया जी, जैसे बहुत से लोग करते हैं जी। ये निरंतर करना है आपको। मेरे एक सवाल और है कि चलिए जो योगा करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो अभी तक योगा नहीं कर रहे थे या जिनको करना चाहिए, तो उसके पीछे आप क्या बिंदु पे केंद्रित करना चाहेंगे? योग एक ऐसा विषय है जिसके लिए कई लोग बोलते हैं कि हमको योग बहुत बोरिंग लगता है, हम योग नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती है जी। तो उनसे मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि योग वो प्रारंभ करना, और जरूरी नहीं है उसके लिए 1 घंटा दिया जाए जी। आप शुरू में 10 मिनट दें और अपने जीवन को व्यवस्थित करें, जीवनचर्या को अपनी व्यवस्थित करें, तो धीरे धीरे आप अपने भीतर अपने परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं जी। अब आखिर में मैं चाहती हूँ आप हमारे प्यारे दर्शकों को एक मैसेज दें, हो सकता है वो उससे और ज्यादा अवेयर हो जाए, तो अगर आप मार्गदर्शन करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि किसी भी भ्रामक प्रचार से बचें जी। और
केवल कठिन आसनों का करना ही योग नहीं होता जी। आजकल ये बहुत ज़्यादा इस प्रकार के भ्रांतियाँ फैलाई जाती है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे जिम्नास्ट वाले अभ्यास करके और बताया जाता है कि ये योग है और ये योग में पारंगत है। तो केवल योग आसनों तक सीमित नहीं है। योग एक्चुअली यदि आप पतंजलि की परिभाषा पे जाते हैं तो उन्होंने परिभाषा दी है योगश्चित्त वृत्ति निरोधर, यानी पूरी मेंटल हेल्थ पे काम करना, स्टेट ऑफ माइंड आपका उसको बैलेंस करना। यदि आपका मन संतुलित नहीं है, आपका माइंड संतुलित नहीं है, तो ना आपका शरीर संतुलित रहेगा ना आपका जीवन संतुलित रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आप स्टूडियो में आए, आपने योगा थेरेपी के बारे में बहुत कुछ नई जानकारियाँ दी और शायद मुझे भी अब कल से जिम के साथ साथ योगा शुरू करना पड़ेगा। और यही होता है, होना भी चाहिए। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपको बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ स्टूडियो में थी डॉक्टर वीना मुंद्रा, योगा थेरेपी की विशेषज्ञ थी। उन्होंने अपनी बातों से, सरल स्वभाव से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको उनकी बातें भी समझ आई होगी। योगा थेरेपी कंटिन्यूटी मांगती है, एक रेगुलरिटी मांगती है, संतुलित आहार मांगती है और आपके अंदर आपकी जो पॉजिटिविटी है उसका कंट्रीब्यूशन मांगती है। यकीन मानिए, अगर आपने इन चीजों को नियम से फॉलो किया तो आप बहुत बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त शिल्पा को इजाजत। नमस्कार। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484.